नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। इस मौके पर लेखक गांव का लोकार्पण कर पौधारोपण भी किया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को आदित्य मंच प्रदान करना और प्रदेश की समृद्धि संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना, यानी कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात पशु के समान होता है। और हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से जो रचनात्मकता का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को एक दिशा देने का काम किया है, समाज को प्रेरित करने का काम किया है। इस भूमि में हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या की और अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना है, जिन्होंने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। हमारे प्रदेश में जब मैं देश के अंदर जाता हूं या दुनिया के अंदर भी कुछ देशों में मैं गया, तो मुझे लोग एक बात पूछते हैं कि कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनको हम जानते हैं। अभी आरुषि ने भी जो है वहां नैनीताल में एक अच्छा वहां जिसमें कि लेखक गांव के नाम से कोई परिकल्पना साकार हुई। इसलिए मैं आप सबको, उत्तराखंड निवासियों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा जो सहयोग, और सचमुच में एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन, भविष्य का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की इसमें क्षमता है। और यदि हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद एक दिन आएगा जबकि लोग तलाश करेंगे कि वे वो देहरादून के पास कौन सा ऐसा गांव है, लेखक गांव जिसे कहा जाता है, हम वहां भ्रमण जरूर करना चाहेंगे। देवियों और सज्जनों, कहा भी जाता है कि भारतीय संस्कृति व मानव सभ्यता के आधार स्तंभ हमारे प्रमुख ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, ये सभी लेखन कला के जीते जागते प्रमाण ही तो हैं। और तो और भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ भारत का संविधान भी तो लेखन कला का परिणाम है। बढ़ेंगे आगे, जहां प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा पढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस पर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि छात्रों को विदेश में भी काम करने का मौका मिले, इसके लिए हम सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा भी पढ़ाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों को दुनिया के देशों में भी उनको छपाया जा सके, इसके लिए एक और हमने काम किया है कि हम पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी पढ़ाने का काम शुरू कर रहे हैं, ताकि बच्चे फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज के माध्यम से, जहां देश के क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश बोली जाती है, तो वहां पर भी वो अपने रोजगार की संभावनाओं को तलाश सके। तो वहीं मलिन बस्तियों के संरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की सीमा को 3 साल और आगे बढ़ाए जाने की खुशी में देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दिवाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस्ती वालों को बड़ी राहत और सौगात दी। हमने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं। और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तीसरी बार हम अध्यादेश ला रहे हैं।
बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, ये कांग्रेसियों के ऊपर एक तमाचा है। तो उधर देहरादून के विकास खंड रायपुर में माल देवता के बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रायपुर विधायक उमेश्वर शर्मा, काऊ जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, जिनमें से मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। मसूरी में हो चुका है, ऋषिकेश में किया गया है, भाऊवला में किया गया है। जन सुनवाई, जनता दर्शन, फील्ड इंस्पेक्शंस और बहुउद्देशीय शिविर, ये जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, ये चलता रहेगा, जारी रहेगा। तो उधर श्रमिक परिवारों के लिए बच्चों को अब मुफ्त में सरकार की ओर से उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर जानकारी देते हुए श्रम विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि हमारी ओर से निर्णय लिया गया है कि श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा BOCW बोर्ड की तरफ से उठाया जाएगा। BOCW एक बोर्ड है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की फैमिलीज को सपोर्ट किया जाता है। हम लोग उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए देते हैं, उनके हेल्थ के लिए देते हैं। तो उसमें ये डिस्कशन हुआ हम लोगों का विभाग स्तर पे कि हम लोगों ने कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं, कुछ सीट्स तय की हुई हैं कि अलग अलग कोर्सेज में अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो ये उस पर डिस्कशन के बाद आया, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो जहां भी वो एडमिशन लेना चाहता है, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिस भी लेवल में, जिस भी तरीके की पढ़ाई में, MBBS करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, BTech करना चाहता है, लॉ करना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, तो उसका खर्चा जो है हम बोर्ड से, BOCW जो हमारा है, उससे हम बियर करेंगे। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि वो कौन से कोर्स में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, जहां भी एडमिशन लेना चाहे। हाँ, वो कॉलेज अप्रूव्ड होना चाहिए और जो मान्यता मिलती, जो रेगुलेटरी कमीशन, रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो मान्यता देती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज को, वहां से उसके पास मान्यता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन हर योजना ग्रामीण पर नहीं पहुंच पाती। इसी को लेकर देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी योजनाएं चल रही हैं, जिनके बारे में समय समय पर अधिकारियों को और से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स ग्रामीणों के लिए और हमारे सभी लोगों के लिए बनाई गई हैं, जैसे कि मनरेगा, आवास योजना, आपका NRLM, तो सारी स्कीमें हैं। बट कभी कभी होता है कि जो लोअर रंग वनरेबल सेक्शन है, जो ग्रामीण लोग हैं, उन पर कभी स्कीम नहीं पहुंच पाती है। उसके लिए हमने व्यापक जो प्रचार प्रसार है मीडिया के माध्यम से करना शुरू करा है, तो आपके माध्यम से भी हम इसमें कर रहे हैं। इसके अलावा जो अभी हम डिफरेंट लोकेशंस पे बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें आज भी हमारा मालदेवता एरिया में हमने जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करा था DM साहब की अध्यक्षता में, विधायक जी के उसमें अध्यक्षता में। तो उसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, वो सभी ग्रामीणों को, आसपास के लोगों को जागरूक भी करते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो उसको वहीं पे लाभान्वित करने के भी हम पूरी प्रयास करते हैं। उधर हल्द्वानी के MBPG महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने की खबर मिलते ही छात्रों में भारी आक्रोश है। बता दें कि छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा भी किया। छात्रों का आरोप है कि छात्रों के हितों की अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। छात्र चुनाव की तिथि को निर्धारित करने के लिए, छात्र चुनाव की तिथि निकालने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्लासेस बंद करवाई है उन्होंने, और काफ़ी देर तक प्राचार्य कक्ष को घेरा है इन्होंने, प्राचार्य का घेराव भी किया है, सारे लोगों का घेराव किया है, लेकिन प्रॉक्टर बोर्ड और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्व इनका जो धरना प्रदर्शन है शायद ये चला है, अभी भी चल ही रहा है। देखें क्या होता है। छात्रों को समझा दिया गया है, क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन अभी आया है। कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इन लोगों ने जो समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया से जो खबर पड़ी है, उसी के एवज में आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कार्य। छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमसे कि अभी डेट आएगी, अभी डेट आएगी। ऐसे ही हमें 3-4 महीने से लटकाया जा रहा है।
हम सभी छात्र छात्राओं के बीच में 3 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इन छात्रों के लिए कैसा करते होंगे अभी लोग सोचे। अभी भी 100 छात्र बाहर पे खड़े हैं गेट के, और पुलिस प्रशासन, इतने पुलिस प्रशासन अंदर है, छात्रों से ज्यादा पुलिस प्रशासन अंदर है। इतनी बड़ी बड़ी गने लेके आए हैं, डंडे लेके आए हैं, और हम पे हाथ छोड़ा जा रहा है। उधर देहरादून के दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित एक होटल में चेकिंग के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी कि एसओजी और पुलिस की टीम ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने संज्ञान लेते हुए कहा कि चेकिंग के दौरान 4 महिलाओं को मुक्त किया गया है और इस स्कैंडल का मुख्य आरोपी नेपाल का रहने वाला है। नेहरू कॉलोनी में एक होटल की शिकायत थी कि वहां पर जो है बाहर के प्रदेशों से कुछ युवतियों को लाया गया है और उनसे अनैतिक काम कराया जा रहा है। इस सूचना पर जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और एसओजी की यूनिट और थाना पुलिस की एक टीम बनाई गई थी, और जब वहां रेड दी गई तो वहां 4 जो है ऐसी महिलाओं को मुक्त कराया गया जो वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की निवासी थी। साथ ही साथ इसमें जो मेन इसका जो पूरा मास्टरमाइंड था वो नेपाल का एक डीलर है, जो इन लोगों को अन्यत्र काम दिलाने के लिए या कहीं प्रलोभन देकर ले आकर यहाँ पर सेक्स स्कैंडल के इसमें धकेलता था। क्योंकि इसमें जो ब्रोकर जो मेन जो पाया गया मास्टरमाइंड नेपाल का, पूर्व में भी 2 बार नोएडा में इसी तरह के सेक्स रैकेट संचालित करने में जेल जा चुका है। इसमें 2 लोग और जो पकड़े गए वो भी जो हमारे राजस्थान और रायबरेली के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा ब्रोकर के रूप में काम किया जा रहा था। जो मेन मालिक जो जिसके यहाँ पर एक्टिविटी चल रही थी वो भी फरार है और एक ब्रोकर भी फरार है, जिसके लिए टीम लगी हुई है। उधर हरिद्वार में नशे की तेजी से फैलती लत को लेकर प्रशासन गंभीर है और इसी को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री को रोकने को लेकर चर्चा भी की गई। इसके अलावा बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी प्रकार की एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों को अपने स्टोर में ना रखें। कि थाना क्षेत्र से मेरे पास कुछ शिकायत आई थी, उनके द्वारा कहा गया था कि एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पे सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं, और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनको आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं मेडिकल जो अभी भाग गए हैं, तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे और लगातार जारी रहेगा। और जो है अगर इस तरीके से अगर कोई दवाइयों का मिसयूज करता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी। बात करें उत्तराखंड केदारनाथ उपचुनाव की, तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और बीजेपी में बगावत होती नजर आ रही है। बता दें कि दोनों की पार्टियां ही ओर से अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद सयाल का कहना है कि बीजेपी में अब सब कुछ ठीक है और बीजेपी की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा। जनता पार्टी में टिकट चयन प्रक्रिया की एक स्वस्थ परंपरा है और चयन प्रक्रिया की एक प्रक्रिया है, और उसमें निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता है वो उसमें आवेदन कर सकते हैं। उन सबके आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही वही तय करता है और उसमें वही निर्णय लेता है, और जल्दी हमारे यहाँ निर्णय आएगा और सभी कार्यकर्ता हमारे पूरे मनोयोग से जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा उसका विजय बनाने के लिए सभी संकल्पित है। और निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा में हमारे पास हमारी सीट थी और हम ही उसको जीतने वाले हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रत्याशियों के नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और समीक्षा के बाद ही केंद्रीय नेतृत्व जल्द प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को घोषित करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो हमारी चुनाव समिति है प्रदेश की, उसके द्वारा नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है, क्योंकि पूरे देश भर में कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव गतिमान है, वहाँ के प्रत्याशियों का भी चयन हो रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी लगातार उनके प्रत्याशी केंद्रीय नेतृत्व को घोषित करने हैं। इसी प्रक्रिया के तहत केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जल्द ही उत्तराखंड की जो हमारी एक सीट यहाँ पर रिक्त है केदारनाथ उपचुनाव, उसके लिए प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। निश्चित रूप से जल्द ही, मुझे लगता है आजकल में जल्दी प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन केदारनाथ की जनता
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बढ़ेंगे आगे। जहां प्रदेश में भू कानून को लेकर लगातार मांग जारी है, वहीं अब इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुआल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबके विश्वास कर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। सरकार को बड़े व्यापक स्तर पर सोचना पड़ता है और पूरी व्यापकता के साथ, क्योंकि सभी की समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए हम व्यापक स्तर पर इस पर पार्टी सोच सकती है, भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी कई राज्यों में हमारे देश के अंदर रहते हैं। इसलिए हमें यह बोलते हुए ये भी यहाँ के लोगों के हितों का संरक्षण तो करना है ही, लेकिन कहीं हमें इतनी संकीर्णता में भी बात नहीं करनी चाहिए कि उत्तराखंड जैसी देवभूमि में अन्य लोगों के लिए स्थान न हो। ऐसा नहीं है। ये राज्य, ये देवभूमि है, यहाँ भारत के सभी लोगों का स्वागत है। तो उधर हरिद्वार में वार्षिक गंगा बंदी चल रही है और इस बीच गंगा के बंद होने के चलते हजारों टन कूड़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी सफाई के लिए तमाम सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आह्वान करा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गया सफाई अभियान चलाया है। और पूरी टीम, हमारे ब्लॉक प्रमुख जो है, प्रमुख कार्यकर्ता, आज गंगा की सफाई का हम लोगों ने तय किया कि एक बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए 1 घंटे का सफाई अभियान गंगा जी में चलाया जाए। तो उसी निमित्त आज यहाँ पर सफाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है, ये लगातार बना रहे, क्योंकि ये सतत बना रहेगा तभी हमारा जो स्वच्छता का लक्ष्य है कि लोग निरोग हों, लोग स्वस्थ रहें, तो तभी वो पूरा हो सकता है। तो उसी निमित्त बार बार याद दिलाने के लिए हम इस तरह का अभियान चलाते रहते हैं। आज सांसद जी के नेतृत्व में गंगाबंदी के दौरान एक स्वच्छता अभियान जो सांसद जी ने आह्वान किया था, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस अभियान में लगे हैं और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता अब अपने क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ उनके निवास है, वहाँ जहाँ वार्डों में ये अपर गंगा कैनाल उनके क्षेत्र में पड़ती है, वहाँ भी सबको जुटने का आह्वान किया था और सभी क्षेत्रों में भी कॉलोनी निवासियों की मदद से लगे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी अलग से यहाँ स्वच्छता अभियान चला रही है। उधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंत्री ने कहा कि केंद्र से कभी भी जनगणना के संकेत मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, जनगणना से संबंधित अपनी सभी तैयारी पूरी रखें। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना 2 तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। रुड़की में राजहंस कला मंदिर की ओर से दीपावली मिलन कार्यक्रम किया गया आयोजित। मंदिर से जुड़े पदाधिकारियों ने की शिरकत, लोगों से आपसी सौहार्द और एकता के साथ की त्योहार मनाने की अपील। रुड़की में यूनानी पदाति की दलक को लेकर सेमिनार का हुआ आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर उबैदुल्लाह बेग हुए शामिल। कहा, आज के युग में दलक थेरेपी बेहद कारगर। मसूरी में अधिशासी अधिकारी ने एमआरएफ सेंटर और बायोमेथन प्लांट का किया निरीक्षण। कूड़े के आंकड़ा मार देखकर जताई नाराजगी। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुड़की में शिक्षा विभाग की भूमि से जल्द हटाए जाएंगे बागड़िए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नगर निगम अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश।
मसूरी में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। काशीपुर में घर को शातिर चोरों ने बनाया अपना निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। मसूरी में G20 समिट 2023 एक अवसर या चुनौती विषय पर एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन, छात्राओं ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। रुड़की में एक मकान पर की गई फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने कराया मामला दर्ज। हरिद्वार में पुलिस ने नकली शराब के कारोबार का किया भंडाफोड़, 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर अल्कोहलिक केमिकल हुआ बरामद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।